सो हे गाइस, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 तो देख ही लिया होगा। आज बात करने वाले हमारे इस चैप्टर डिटरमिनेंट एंड मैट्राइज डिटरमिनेंट चैप्टर के आप लोग के सेकंड लेक्चर के ऊपर। यहाँ पर अपन बात करेंगे बच्चों कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर, तो सारे ही क्वेश्चन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आपके मन में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी दुविधा होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इसके अलावा आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_coach पे मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप लोग हमें JR ट्यूटोरियल्स पर ही फॉलो करके आपके डाउट्स वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। सो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्या बातें होंगी आज। चलो बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं और प्रॉपर्टीज को पहले देख लेते हैं। सो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, देखा जाए तो करीब करीब 7 प्रॉपर्टीज है। उन 7 प्रॉपर्टीज को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग को पहले देखना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if its rows are turned into column and column are turned into rows। क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में, तो जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो अनचेंज होती है। सो इसका मतलब मैं आप लोग एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अभी आप लोग नोटिस करना, आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। सो मेरे पास A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है और A23 है, A31 है, A32 है और A33, ऐसे करके मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, अज्यूम करते। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिटरमिनेंट में लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बस मैंने क्या करना मालूम है, इनको इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कर देना मतलब क्या मालूम है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो चलो यहाँ पर लिखा हुआ A11, तो यहाँ पर लिखता हूँ A12, यहाँ लिखता हूँ A13, यहाँ लिखता हूँ A21, A22, यहाँ पर A23, A31, A32 एंड A33। अगर मैंने ऐसे अरेंज कर दिया ना बच्चों, और इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो सपोज इसकी वैल्यू हमें मिल रही है x मिल रही है, सो इसकी वैल्यू भी हमें x ही मिलने वाली है। समझ में आया? सो मतलब अगर मैंने ये कर दिया तो मतलब वैल्यू क्या होगी, दोनों का सेम ही होता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी समझाता हूँ। इफ एनी 2 rows or column of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes only in sign। तो समझ लो कि सेम में डिटरमिनेंट होता है। इस बार मैं डिटरमिनेंट का नाम रख देता हूँ D। अच्छा, मेरे को क्लोन करना चाहिए था, सो मैं यहाँ पर क्लोन कर लेता हूँ इसको, अगेन क्लोन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर से कलर चेंज कर देते हैं पूरे का, ओके, और इसका नाम कर देता हूँ मैं D कर देता हूँ। सो ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है। अब इस डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो को चेंज कर दो, कोई भी 2 रो को, जैसा आप लोगों को सही लगे, आपस में इंटरचेंज कर दो। सो इन दोनों को सपोज मैं चेंज करता हूँ, A21, A22, A23, और यहाँ पर A11, A12 और A13 आ जाएगा। नीचे कोई भी चेंजेस नहीं, नीचे वैसे ही रखना है। कोई भी 2 रोज को चेंज करना आप लोग को। तो आप लोगों ने कोई भी 2 रो को चेंज किया, तो जब भी आप लोग 2 रो चेंज करते हैं, तो मान लो इसकी वैल्यू सपोज D कुछ तो भी आ रही है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में समथिंग आएगी। सो बस इतना ही फर्क है इन दोनों में, D और D' में। अगर इसकी वैल्यू x आ रही है तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x आएगी, इतना ही फर्क है। सो मतलब मैं कह सकता हूँ जो D' की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ D। अगर किसी भी 2 रो को चेंज करो या फिर किन्हीं 2 रो को आप लोग चेंज कर रहे हो, अगर मैंने दोबारा इसको चेंज कर दिया, मान लो कि इन 2 कॉलम को चेंज कर दिया आपस में, सो अब क्या हो जाएगा, अगेन माइनस होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अगेन क्या हो जाएगा, वो D के बराबर हो जाएगा। तो समझ में, डबल इंटरचेंज पे पॉजिटिव हो जाता है, एक सिंगल इंटरचेंज पे नेगेटिव हो जाता है। समझ में? प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं। If any 2 rows of a column or determinant are identical, then the value of the determinant is 0। So मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है A B C P Q R, और अगेन यहाँ पर है हमारे पास A B C। सो आप लोग देख सकते हो 2 रोज क्या है, आइडेंटिकल है। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब आगे चलो प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, किन्हीं 2 रो और कॉलम में भी सेम अप्लाई होता है। मैं रोज के साथ ज्यादा खेल रहा हूँ, लेकिन आप लोग कॉलम में भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। सो अज्यूम करते हैं मेरे पास एक डिटरमिनेंट है जिसमें लिखा हुआ A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। एक नया डिटरमिनेंट मैं अज्यूम करता हूँ D', वो लिखा हुआ A1, B1, A2, B2, A3 और B3 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं, K टाइम्स C1, K टाइम्स C2 और K टाइम्स C3 कर दिया हुआ। समझ में आया इतना? अब आप लोग बात को समझना। सो इस तरीके से आप लोग को 2 डिटरमिनेंट्स लिखे हुए हैं। अब दोनों में इतना ही फर्क है, देखो यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक डिटरमिनेंट है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक नया डिटरमिनेंट है। दोनों में बस इतना फर्क है, जो लास्ट वाला कॉलम है वो किसी कांस्टेंट का मल्टीपल है। सो आप लोग क्या कर सकते हो मालूम है, इस पूरे कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, पूरे इस रो में से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पर बचेगा A1 B1 C1, यहाँ बचेगा A2 B2 C2 और यहाँ पर A3 B3 C3 बचेगा। सो आप लोग देख सकते हो ये जो वैल्यू बन गई एग्जैक्टली D बन गई, तो D' जो होगा वो K टाइम्स D होगा।
समझ में आया चीज? तो मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस k को आप लोग बाहर ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को बाहर ले लूंगा और वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर होगा, बस उसका k टाइम्स मल्टीपल होगा। सो मतलब अगर इसकी वैल्यू आ रही थी 7 तो इसका आता है k इंटू 7। अब मान लो k की वैल्यू 5 है तो 7 5 35 हो जाता। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी नंबर 5 की। इफ ईच रो ऑफ एलिमेंट ऑफ ए row or a column is expressed as the sum of two numbers, then the determinants can be expressed as the sum of two different determinants। मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है जिसमें ऐसे वैल्यूज लिखे हुए हैं। सो आप लोगों ने अगर मान लो कि फर्स्ट रो को मतलब मान लो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 5 को 3 + 2 लिख सकते हो, 6 को 3 + 3 लिख सकते हो और 7 को 3 + 4 ऐसे लिखना, जैसा आप लोग तोड़ना चाहे तोड़ सकते हो। समझ लो कि यहाँ पर मैंने उसको तोड़ दिया दो पार्ट में। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 का एक नया डिटरमिनेंट एडिशन विद x1 को ऊपर रखो, बाकी सारे एलिमेंट सेम। तो आप लोग दो पार्ट में इसे तोड़ सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को मल्टीपल क्वेश्चन में इस्तेमाल करना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस पे ध्यान देना। इफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए रो, एनी रो, कोई भी रो हो सकता है, इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, then the value of the new determinant so obtained is same as that of the original determinant। मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है d, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A1, इसे अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, B1 और C1, A2 B2 C2 A3 B3 और C3। सो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं मालूम है, यहाँ पर आप लोग किसी भी रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे ये रो है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो आप लोग जो रो के साथ कर सकते हो, कॉलम के साथ भी करना चाहते हो कर सकते हो। मैं रो के साथ आप लोग को समझाता हूँ। सपोज मेरे को रो 1 को चेंज करना है, सो रो 1 में आप लोगों ने एक चीज ऐड कर सकते हो, क्या पता है, कोई भी रो का मल्टीपल। सपोज मुझे रो 2 को ऐड करना है तो डायरेक्टली रो 2 को ऐड कर दूंगा, या मुझे चाहिए कि मैं रो 2 में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो मतलब क्या होगा मालूम है, मतलब यहाँ पर मेरा जो A1 है ना, रो 1 में क्या है, अब देखो किसको चेंज करो, रो 1 को, किसको चेंज नहीं करो, रो 2 और रो 3। तो रो 2 और रो 3 को एज इट इज रख दो पहले तो। अब चेंज कौन हो रहा है, रो 1। सो रो 1 का पहला एलिमेंट है A1, उसका दूसरा एलिमेंट है B1 और तीसरा एलिमेंट है C1। सो A1 को अपन कैसे चेंज करेंगे, देखो रो 1 + 2 टाइम्स रो 2। रो 1 कितना है मेरे पास, देखो इसके लिए रो 1 की वैल्यू है रो A1 और उसके टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, और उसके बाद उसमें क्या ऐड कर देना, R2 को ऐड कर देना। अब रो 2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर A2 है, समझ में आ रहा है। सो A1 जो चेंज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सो A1 क्या हो जाएगा, A1 = 2 टाइम्स A2 हो जाएगा। अब B1 को चेंज करें, B1 + 2 टाइम्स B2, तो यहाँ पर हो जाएगा B1 + 2 टाइम्स B2 और C1 चेंजेस टू C1 + 2 टाइम्स C2। सो ये प्रॉपर्टी का अपन ने यहाँ पर यूज किया। जैसे आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आप लोग को रो 1 को चेंज करना है, रो 1 + 2 टाइम्स रो 2, ये भी कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा आप लोग साथ ही में रो 3 को ऐड करना एक ही साथ, तो आप लोग इसमें ना ये भी ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे प्लस में A3 आ जाएगा, प्लस में B3 आ जाएगा, प्लस में C3, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए ऊपर में लिख रहा हूँ। सो ऐसे आप लोग किसी भी डिटरमिनेंट को ऐड कर सकते हो। जैसे अपन ने ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्शन भी अलाउड है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी चल जाएगा। सो ये सारी प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करते हैं। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रॉपर्टी को एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेना ताकि आप लोग को ये पढ़ते वक्त काम आ जाए। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बाकी बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी नंबर 7 की। अब देखो मान लो एक डिटरमिनेंट है, अब देखो आप लोग को डायगोनल मतलब समझा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है। सो इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। जितने भी इस हो, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, ये डायगोनल एलिमेंट है, जिसके भी रोज और कॉलम सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो में सेकंड कॉलम है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। सो जो भी जिसके भी रो और कॉलम सेम है उसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। और उन डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे वाले एलिमेंट या ऊपर वाले एलिमेंट 0 है तो उसे बोलते हैं अपन ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। सो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आता है ना वो डायगोनल्स के टर्म में आता है। सो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी A1 B2 C3। इस तरीके से आप लोग उसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब इस्तेमाल करेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल के लिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। सो ये आप लोग का एक्सरसाइज नंबर है, सेकंड एक्सरसाइज है, जो कि आप लोग का 6.2 है। तो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो सॉल्व करते देखते कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस तरीके से आप लोग को एक वैल्यू दी गई है। अब आप लोग को दिमाग लगाना है, सबसे पहले इसका नाम रखकर रन कर लो। नामकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ A, यहाँ पे लिखता हूँ A + C, यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ B, यहाँ पे लिखता हूँ C + A, यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ C, यहाँ पे लिखता हूँ A + B। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो ये 1 1 1 है, ये A B C है,
ये AC है बट इसमें कुछ तो भी मिसिंग सा लग रहा है, ये CA है इसमें भी कुछ तो मिसिंग सा लग रहा है, यहाँ पे AB है इसमें भी कुछ मिसिंग सा लग रहा है। सो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब आप लोग देखो क्या कर सकते हो, किन्हीं भी दो रो को आप लोग ऐड कर सकते हो, किन्हीं भी दो रो को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से रोज के साथ करना है तो कॉलम के साथ भी सेम चीज कर सकते हो। तो उन प्रॉपर्टीज का आप लोग को यहाँ पर यूज करना होगा। और क्वेश्चन में बोलते हैं आपको एक्सपांड किए बिना इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। सो बच्चों सिंपल है ये क्वेश्चन, बड़ा ही मजा आने वाला है। अब वो कैसे करेंगे वो आप लोग को सोचना है और दिमाग लगाना है, जरा सा दिमाग लगाओ। अच्छा यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है जो कि मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर C, यहाँ पर AB, यहाँ पर B, यहाँ पर AC, यहाँ पर एक थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन को जरा सा मॉडिफाई करना आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को, ये एक्चुअल में B होना चाहिए, इसे B कर लो बच्चों, ठीक है। इसे क्या कर लेंगे आप लोग, B कर लो, बस इतना सा मॉडिफिकेशन कर लो आप लोग। यहाँ पर क्या कर लो, B कर लो, B प्लस C, बस ये मॉडिफिकेशन, बाकी सब परफेक्ट है। BCA ACB, हाँ परफेक्ट है। सो अब सॉल्व करते हैं इसे। सो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर B और C A मिसिंग है, यहाँ पर C और A है, B मिसिंग है, यहाँ पर A और B और C मिसिंग है। तो सिंपल तरीका ये, इसे कॉलम 1 पकड़ता हूँ, इसे पकड़ता हूँ, सॉरी इसे पकड़ता हूँ कॉलम 1, इसे कॉलम 2, इसे कॉलम 3 पकड़ लेता हूँ। अब करने क्या वाला हूँ, कॉलम 3 में मैं चेंज करूंगा क्या, कॉलम 3 के अंदर ऐड कर दूंगा कॉलम 2 को। मतलब क्या, इस वाले एलिमेंट्स में ये वाले एलिमेंट ऐड कर दूंगा। तो जिन्हें चेंज कर रहा हूं उन्हें चेंज करूंगा, बाकी सबको मैं वैसे ही रखता हूं। तो यहाँ पे मिलेगा A B C, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे जैसे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा। जैसे B ऐड करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऐड कर दो तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप लोग चेक करो क्या सारे एलिमेंट सेम हो गए कि नहीं हो गए। जब सब एलिमेंट सेम होते हो सारे रोज को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से ABC अगर बाहर निकालूंगा तो डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 1 1, यहाँ बचेगा ABC। अब आप लोग देखो यहाँ पूरे कॉलम में से अपन ने ABC बाहर निकाला, यहाँ बचेगा 1 1 1। अब आप लोग को प्रॉपर्टी याद करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी शायद, किन्हीं भी दो रोज और या फिर दो कॉलम सेम हो जाएंगे सो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाती है, 0। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C इंटू क्या हो जाएगा, 0, और फाइनली डिटरमिनेंट की जो वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है 0। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोग को पहला क्लियर हो गया तो आप लोग है ना सेकंड वन भी ट्राई कर सकते हो। मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, देखो इस पूरे रो में, इस पूरे रो में और इस पूरे रो में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। सो आप लोग देखोगे तो ये दोनों में कुछ सेम नहीं, ये दोनों में कुछ सेम नहीं, ये दोनों में भी कुछ सेम लग सा नहीं रहा है। बट बच्चों यहाँ पर देंगे तो आप लोग को एक चीज देखने मिलेगी कि यहाँ पर अगर आप लोग ने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये रो और ये रो सेम दिखने लगेगा। जैसे 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 3 दिखेगा तो सेम नहीं दिखेगा। इस एक और चीज कर सकते हैं, अगर मैंने क्या किया 5 6 और 8 उसको छोड़कर नीचे वाले पे जाता हूं तो यहाँ पर देखो इसमें और इसमें तीनों 3 के मल्टीपल है, 3 को बाहर लूंगा। जैसे 3 को बाहर लूंगा यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पर 3x और यहाँ पर 4x बचेगा। लेकिन उसी पल में मैं x को भी कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 2 3 और 4। देखो एग्जैक्टली पहले रो जैसा सेम हो जाता है। सो अपन क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट का नाम रख दो 2 3 4 और 5 6 और 8 एंड 6x को मैं तोड़ता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2x, उसी के साथ 9 को तोड़ 3 मल्टीप्लाई बाई 3x और फाइनली इसको तोड़ता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 4x। इस तरीके से तोड़ दूंगा। सब में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, 3x बाहर निकालूंगा और 3x जैसे ही बाहर निकालूंगा यहाँ बचेगा 2 3 4 5 6 8, यहाँ बचेगा 2, देखो 3x बाहर चला गया, यहाँ बचेगा 2, 3x बाहर चला गया बचेगा 3, 3x बाहर चला गया बचेगा 4। सो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है। सो अगेन इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 3 इंटू एक्स इंटू 0, सो वैल्यू विल बी 0। सिंपल है। अब वैसे आप लोग को इसे सॉल्व करना है। सो आप लोग को सोचना मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, थोड़ा सा विजन थोड़ा बड़ा रखो। अब रोज को सॉल्व करूंगा, देखो रोज में कुछ तो भी मतलब कुछ भी आइडेंटिकल सा दिख रहा नहीं है। अब लेकिन इसमें पैटर्न से दिख रहा है, देखो 2 3 5 है। अगर मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कुछ मिलेगा क्या, या फिर कुछ मल्टीपल में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कुछ मिलेगा क्या। तो थर्ड क्वेश्चन को जरा प्यार से देखना। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा भारी क्वेश्चन है, मस्त सा क्वेश्चन है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 7 5 लिखा हुआ, डिटरमिनेंट का नाम क्या लिखा हुआ है 2 7 5, यहाँ पर 3 8 75 और यहाँ पर 5 9 और 86। अब आप लोग को देखना है यहाँ पर क्या चीज है। सो देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो 2 के मल्टीपल में अगर मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ और 2 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, अज्यूम करते 2 को मैं, देखो कैसे कैसे स्टेप्स लगा सकते हैं। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 32 से तो कितना हो जाएगा 64, एक नंबर यहाँ पर बचा। सो अगेन चलूंगा 3 को भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ, ठीक है। 3 इंटू 32, 3 2 6 और 3 3 9, 96 हो जा रहा है। तो ये बड़ा हो जा रहा है, कुछ आप लोग को आंसर्स मिलने वाला नहीं है।
तो फर्स्ट रो से मुझे कुछ मिल रहा नहीं, कुछ तो भी कॉमन चीजें नहीं मिली, लेकिन मैं फर्स्ट कॉलम से कुछ मिल रहा नहीं है, मैं सेकंड कॉलम से ट्राई करके देखता हूँ। तो 7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नंबर के ताकि 65 के करीब में पहुंच जाऊँ। तो 7 9 तक कितना होता है 62। तो चलो यहाँ पे 62 है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 3 से 7 को 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर 9 से। 8 9 तक कितना होता है 72, ये होता है 63 होता है, सॉरी बच्चों। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 72 आ गया। और इसी तरीके से 9 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये हो जाएगा 81। बगल में नंबर्स क्या वो देखो, यहाँ पर 65 है, यहाँ पर कितना है 75 है, और यहाँ पर कितना है 86। सो नंबर के बीच का गैप चेक करते हैं। सो यहाँ पर जो गैप निकल के आ रहा है 2, यहाँ पे जो नंबर पे गैप निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3, और यहाँ पे जो नंबर में गैप निकल के आ रहा है 5। सो आपने देखो 2 3 5 गैप निकल रहा है, और वही हमारा फर्स्ट कॉलम भी मिल रहा है। सो 2 रो अगर सेम हो गए मतलब काम बन गया। चलो फिर आंसर को लेकर आते हैं। तो यही चीज अपने को करनी है यहाँ पर। मतलब क्या करूंगा हमारे में, कॉलम 3 को मैं चेंज करने वाला, कॉलम 3 को मैं चेंज करने वाला। चेंज क्या होगा, कॉलम 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है 9 टाइम्स कॉलम सी, कॉलम कौन सा सेकंड वाला। कॉलम 3 को चेंज करो 2, और फर्स्ट कॉलम वैसे के वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही देखो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को समझाया, 65 में से 9 टाइम्स 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 7 से 63। तो 63 सब्ट्रैक्ट करोगे बचेगा आप लोग का 3, सॉरी क्या बचेगा 63 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 2। अब 75 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर दो ना, 8 9 से 72 होता है तो बच जाएगा 3, और यहाँ बच जाएगा आप लोग का 5। सो अब देखो 2 कॉलम सेम हो गए, तो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली 0 आ जाता है। सो ये था आप लोग का इस क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप, और मेरे हिसाब से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें आप लोग को वैरायटी ऑफ चीजें दी गई हैं और हम इसे सॉल्व करना विदाउट एक्सपांडिंग। अब डायरेक्टली करोगे तो बहुत टाइम लग जाने वाला है। तो सिंपल तरीका है, आप लोग को थोड़ा सा अपना विजन स्ट्रांग रखो, और कैसे सॉल्व करना वो बताता हूँ। सपोज यहाँ पर x+2 है, x+6 है, x-1 है। सो बच्चों सिर्फ यहाँ पर अगर ये रहे वेरिएबल से, और नीचे का अगर कुछ मैं नंबर्स बना दूं या फिर x को गायब कर दूं तो काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ये जो रो 2 है, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x+6 में से x-2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा x+6 माइनस x+2 हो जाएगा। सो x कैंसिल, बचेगा 8। तो यहाँ पर एक नंबर आएगा, वैसे यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक नंबर आएगा, यहाँ पर भी एक नंबर आएगा। सेम सारी जगह पे आप लोग नंबर्स ला सकते हो। सो आप लोग का स्टेप क्या होना चाहिए, देखो बहुत इजी है। तो यहाँ पर मैं ट्राई ये करता हूँ कि मैं C2 को चेंज करता हूँ, C2 नहीं, मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूँ। C मतलब कॉलम, रो मतलब R मतलब रो, तो R2 को चेंज कर रहा R2 माइनस R1, और उसी टाइम पर मैं रो 3 को भी मतलब R3 को भी चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस R1 से। तो सब्ट्रैक्ट करते हो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर x+2 मेरा वैसे, यहाँ पर x+6 मेरा वैसे, यहाँ पे x-1 मेरा वैसे। सो मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूँ। सो रो 2 चेंज होगा, देखो रो 2 में क्या है x+6 है, और क्या है x-1 है, और x+2 है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, रो 1 को। जब सब्ट्रैक्ट करोगे देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे सिंबल चेंज होगा, ये हो जाएगा -x-2, इसका सिंबल चेंज -x-6, इसका सिंबल चेंज -x+1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे यहाँ बचेगा कितना, बचेगा देखो यहाँ पर कितना -2 है, 6 -2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x और x को यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, -6 -1 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर x और x कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। चेक कर लो सब कुछ सही चल रहा है, परफेक्ट। अब जैसे अपन ने ये किया वैसे अपन नेक्स्ट वाला नीचे वाला भी कर सकते हैं। सो अब वही चीज करनी है आप लोग को। अब आप लोग को रो 3 को करना है। सो रो 3 में वैल्यू क्या है, पहला x-1 है, x+2 है, और x+6 है। सो यहाँ पर भी x चला गया, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर भी x चला गया, यहाँ पर बचेगा -2 -6 कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पर भी x और x चला जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर कितना हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू क्या थी बच्चों, x-2 और x+6 है। सो +6 + 1 कितना बच जाएगा, 7। सो इस तरीके से आप लोग को वैल्यूज दिखाई देती है। अगर आप लोग को थोड़ा और छोटा करना है तो भी वो भी कर सकते हैं आप लोग। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आप लोग को समझ में मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। अब आगे आप लोग चाहे तो और सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हो, लेकिन कुछ मतलब नहीं होगा। एक काम ये करो, डायरेक्टली सॉल्व करो। सो x+2 को मैं पकड़ता हूँ और इसका डिटरमिनेंट बनाता हूँ, तो -7 3 -4 और 7 का डिटरमिनेंट बनेगा। जब सेकंड एलिमेंट पकड़ते हैं तो -x+6 आ जाएगा, और डिटरमिनेंट बनेगा 4 3 -3 और 7 का। और जब x-1 पकड़ेंगे तो उसके पहले आता है प्लस, और जब ये पकड़ेंगे तो डिटरमिनेंट बनेगा 4 -7 -3 -4, 4 -7 -3 -4 का डिटरमिनेंट बनेगा = 0 मिल जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। सो x+2 को मैं वैसे रखता हूँ, 7 7 49 विद नेगेटिव साइन, बीच में माइनस, 4 3 होता है 12, लेकिन नेगेटिव 12 आएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है, और यहाँ पर इसमें पहले से माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, +12। अगेन x+6 को वैसे रखेंगे, 7 4 28, बीच में माइनस,
3 3 ज़ा 9, -9 मिलेगा और पहले से -9 इसलिए +9 मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पर कितना मिलेगा x -1, तो इसे ऐसे ही रखता हूँ और यहाँ मिल जाएगा 4 × 4, देखो 4 4 से 16 होता है, तो इसे यहाँ पर मिलेगा मुझे -16 क्योंकि माइनस है और यहाँ पर मिलेगा अगेन माइनस। सो 3 7 ज़ा 21, सॉरी 3 7 ज़ा 21 परफेक्ट, और माइनस माइनस प्लस 21, तो 21 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब एडिशन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर से मैं 12 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बचेगा -37, x + 6 को वैसे ही रखता हूँ, और यहाँ पर भी 27 में जब 28 में 9 ऐड करता हूँ तो बदलेगा 37, और यहाँ पर भी सेम x -1 को वैसे ही रखता हूँ। -16 -21 करोगे तो यहाँ पर भी आप लोग को -37 मिल जाएगा इक्वल टू 0। सो अगला स्टेप आपका क्या होगा, सब में से -37 आप लोग चाहे तो कॉमन निकाल लें, देखो -37 में बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर बचेगा x + 2। ठीक है, अब यहाँ पर -37 है नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस है, सो ये -37 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस, और यहाँ पे आएगा x + 6, और सेम टू सेम यहाँ पर भी -37 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर आएगा x - 1। सो आप लोग ये ब्रैकेट फिलहाल के लिए रिमूव कर सकते हो, ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा हुआ है इसे रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव कर देंगे, आप -37 से 0 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा अपना, सिंपल सी बात है, 0 से डिवाइड होगा तो वो गायब ही हो जाने वाला है। x और x करो कितना हो जाएगा, 2 और 3x हो जाएगा। 6 + 2 करोगे तो 7, 6 + 2 करोगे तो 8, 8 - 1 करोगे तो 7, सो यहाँ पे मिलेगा +7 इक्वल टू 0, तो 3x = -7, सो x विल बी -7/3। सो आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता और चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखती, इसके लिए अपन ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करता है। तो समझ में आया। अब इसका अगला क्वेश्चन भी सेम तरीके से आप लोग करोगे। आप लोग को ये कंडीशन दिया, आप लोग को सेम फंडा अप्लाई करना है और दिमाग लगाना है क्या चीज़ें मैं करूँगा, क्या अप्लाई करूँगा कि मुझे चीज़ें थोड़ी सी सिंपल होती हुई दिखेंगे। सेम कंसेप्ट का आप लोग इस्तेमाल करिए और देखो आप लोग को आंसर मिल रहा है क्या, तो बिल्कुल आप लोग को आंसर मिलेगा। ट्राई जरूर करना, नहीं समझेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। इस क्वेश्चन में आ जाओ, विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट कि ये और ये डिटरमिनेंट एग्जैक्टली इक्वल है। सो मैं एलएचएस के साथ स्टार्ट करता हूँ, ऑब्वियसली एलएचएस से स्टार्ट करूंगा। क्या लिखा हुआ, 1 3 6 6 1 4 3 7 एंड 12 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ 4, तो 4 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 1 7 और 3 2 6 हो जाएगा। सो इतना समझ में आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये और ये दोनों को अपने को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर बच्चों बीच में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 4 लिखा हुआ है। सो 4 को क्या करना पड़ेगा, अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब उस 4 को अपन किस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सबसे बड़ा टास्क है। सो अगर आप लोग को वो समझ में आने लग गया तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आप लोग देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। हम लोग इसको पहले एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या मिलेगा यहाँ पर, ध्यान देना, 1 3 6 मेरा वैसे, 6 1 4 भी मेरा वैसे, 3 7 12 भी मेरा वैसे, और ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करता है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर क्या मिलेगा 2 1 7 और 3 2 6 मिल जाएगा। देखिए यहाँ के सारे कॉलम्स के एलिमेंट बड़े बड़े थे, बस ये एलिमेंट थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब डायरेक्टली ऐड कर दो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 1, देखो रिस्पेक्टिव एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। सो 1 के साथ जो ऐड होगा, अब 1 के साथ जो ऐड होगा, देखो यहाँ पर अब आप लोग को देखना है कौन से रो और कौन से कॉलम सेम हो चुके हैं। सो अब अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे एक बार करेक्ट करना, अदरवाइज फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में ना बच्चों, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी एक चीज़ अपन कर सकते हैं जो आप लोग यहाँ पर सोचना है। हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। किसको, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। सो ऐड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि देखो यहाँ पर ना हमारे एलिमेंट सेम नहीं दिख रहे हैं। एलिमेंट जब तक सेम नहीं दिखते अपन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर 3 है बच्चों, तो जब भी एलिमेंट, जब तक एलिमेंट सेम नहीं दिखते उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस कर सकते हो कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एग्जैक्टली सेम है। अब डिफरेंट कौन से कॉलम है, ये और ये कॉलम डिफरेंट है। सो अब क्या करूंगा मालूम है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। सो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 6 और 3, 3 1 और 4, 2 कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा 3, यहाँ 2, यहाँ पे 6। अब आप लोग नोटिस कर सकते हो वो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो चुका है। तो जो कॉलम सेम हो चुका है उसको छोड़, उसको देखो, और देखो आप लोग को याद करा देता हूँ प्रॉपर्टी। अब आप लोग एक और चीज करना है, 2 कॉलम सेम हो गए ना, सो अब क्या करना है, इस 2 को ना इससे मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंट वाले से। तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 4, 3 2 6, और यहाँ पर क्या मिलेगा 8 8 4, 3 1 7 और 3 2 6 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे तरीके से देख लो बच्चों, सब कुछ सिंपल होने वाला है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। अभी फिर से मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर क्या चीज़ें सेम है, क्या चीज़ डिफरेंट है। सबसे पहले देखा यहाँ पर तो ये कॉलम और ये कॉलम एग्जैक्टली सेम है। ये कॉलम और ये कॉलम भी सेम हो सकता है अगर मैं 2 को बाहर निकालूँ। तो मैंने 2 स्टेप बाद वो 2 को बाहर निकाला,
और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट कॉलम से जो कि सेम नहीं लग रहा, तो 2 कॉमन निकाला तो देखा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसे मल्टीप्लाई किया 2 12 और 6 मिला, 8 8 और 4 मिला, और ये दोनों कॉलम को अपन ने सेम बना दिया हुआ। अब आप लोग को प्रॉपर्टी याद करनी है, अगर 2 कॉलम्स मतलब 2 मैट्रिसेस हैं उनको अपन अलग अलग करके लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं जिनके 2 कॉलम 2 रोज या फिर 2 कॉलम सेम है, यहाँ पर दोनों रोज सेम है। सो अब मैं कह सकता हूँ इन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करके लिख सकता हूँ, इन कॉलम को एक ही बार लिखना है। सो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर मैं यूज करूंगा और देखो मैं इन लोगों को ऐड करके लिखने वाला हूँ। सो वो क्या होने वाला है, देखो ध्यान देना। सो यहाँ पर यार ऐड होगा 2 8 के साथ, तो यहाँ पर मिलेगा 2 + 8, और यहाँ पर 3 1 4 वैसे ही, 3 2 6 वैसे ही। 12 ऐड होगा 8 के साथ तो 12 + 8 हो जाएगा, और 6 ऐड होगा 4 के साथ तो 6 + 4 हो जाएगा। तो 2 + 8 जो होता है वो होता है 10, 3 3 वैसे ही, 12 + 8 जो होता है 20, 1 2 वैसे ही, 6 + 4 कितना 10, 4 और 6 मेरा वैसे ही। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? अब आप लोगों को देखना है इसको क्या मैं ऐसा बना चुका हूँ या थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखो 2 1 2, ठीक है, 1 7 6 सब कुछ सही चल रहा है, बट बच्चों आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 3 3 सेम है, 3 3 सेम, 1 2 सेम है, 1 2 सेम है, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर कुछ एरर है क्या? एक सेकंड देखो, कहीं पर कुछ तो छूट गया शायद, एक बार देख लेते हैं। हाँ यस, यहाँ पर क्या है 7 था, गलती से मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया हुआ है, तो इसे मैं 7 कर देता हूँ। यहाँ पर 7 था बच्चों, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया हुआ है, इसे 7 लिख लो फटाफट से, 7 लिख लो, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर 7 होना चाहिए, मैंने गलती से शायद यहाँ पर 4 लिखा, उसे करेक्ट कर लो, 7 लिख देंगे। हाँ सब कुछ सही चल रहा है अभी। अब देखो क्या करना है, 2 को जो मैंने सब कुछ बाहर निकाला सब कुछ सॉर्ट करके ऐसे लिख दिया, तो आप लोग देखोगे तो ये 3 3 सेम है, ये 3 3 सेम है, 1 2 सेम है, 1 2 सेम है, 7 6 सेम है, 7 6 सेम है। चेंजेस किस में, इसमें और इसमें सेम है। तो अब उसको अपन थोड़ा सा बदलाव करते हैं और देखो कैसे लेके आता है। तो आप लोग देखने क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देता हूँ, कॉलम इज इंटरचेंजेस विद रो। सो यहाँ पर क्या मिलेगा 10 20 और 10 यहाँ पर, 3 1 7 यहाँ पर, 3 2 6 यहाँ पर मिल जाएगा। अब सब में से मैं अगर 10 को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ मिलेगा 1 2 1 3 1 7 एंड 3 2 6 मिल जाएगा। तो आप लोग देखो क्या हम लोग को वही चाहिए था, यस परफेक्ट। सो मैं क्या बोलूँगा, इट इज इक्वल टू RHS, और ये तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो ये था आप लोग का स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप लोग इसे समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो दोस्तों एक बार फिर से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, विदाउट एक्सपांडिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसे एक्सपांड नहीं करना और वैल्यूज को निकालना है। तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूं, आप लोग ध्यान देना क्या लिखा हुआ, डिटरमिनेंट का नामकरण कर लेते हैं, 10 12 और 15 57 64 एंड 78, और यहाँ पे 107 124 और 153 लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, तो आप लोग किन्हीं दो रो को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके बार बार बहुत मल्टीपल चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी, लेकिन मेरा विजन इतना स्ट्रांग है, मैं इतनी अच्छी तरीके से सोच पा रहा हूँ। देखूंगा तो यहाँ पर 7 7 एकदम सेम लग रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, क्या करूँगा, कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कॉलम 3 से को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर दूंगा। सो डिटरमिनेंट मिलेगा यहाँ पर 10 12 और 13 मिलेगा। इधर सब्ट्रैक्ट करूँगा, 57 मेरा वैसे ही, 64 मेरा वैसे, 78 मेरा वैसे। सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे 107 में से 57 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ मिल जाएगा 50। यहाँ पर भी 64 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 24 64 4 जाएगा, 4 0 बचेगा, और 12 में 6 जाएगा तो बचेगा 6। ये भी सही चल रहा है। अब आगे चलते हैं, 153 में से 78 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर मिल जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ मिल जाएगा 7 75। सही है यहाँ तक, 75 परफेक्ट है। अब आप लोग को यहाँ तक क्लियर है, उसके बाद का स्टेप आप लोग को सोचना है। अब इसमें अब कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को आप लोग देख सकते हो, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? अगर उसमें कर सकते हैं तो उसे सॉल्व कर लो और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाओ। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कुछ कॉमन टर्म्स को अपन ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो देखो क्या हो सकता है, तो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने लगेगा। अगर आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन परफेक्टली किया हुआ है तो आप लोग का आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। तो अपन देखते हैं अभी अपन क्या कर सकते हैं। सो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देना, सब में से मैं अगर 5 को कॉमन निकालता हूँ, सब में से अगर मैं 5 को क्या करता हूँ कॉमन निकालता हूँ, तो देखो यहाँ पर 5 कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10 12 और 13 वैसे 15 वैसे ही, 57 64 और 78 मेरा वैसे ही। 5 कॉमन निकालेंगे 10 बचेगा, 5 कॉमन निकालेंगे 12 बचेगा, 5 कॉमन निकालेंगे 15 बचेगा। सो आप लोग देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 एग्जैक्टली इक्वल है। जब पूरा 2 कॉलम एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है, कॉलम 1 और कॉलम 3 एग्जैक्टली इक्वल हो चुके हैं, सो मतलब क्या होगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो बनेगी ना वो 0 बन जाएगी, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आता है 0। समझ में आया? अब अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आप लोग ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है 3 और यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है 3, चेक कर लो। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा, देखो कॉलम 3 में कॉलम 2 में से मैं क्या करूँगा, कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 2014 मेरा वैसे ही, 2020 मेरा वैसे ही, 2023 मेरा वैसे ही। तो सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बचेगा 3 3 3, यहाँ बचेगा 1 1 1। अब ये 3 सब में से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर भी 1 1 1 आ जाएगा, 2 कॉलम से काम खत्म, आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है, आप लोग कर लेना। अपन बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना विदाउट एक्सपांडिंग डिटरमिनेंट, प्रूव दैट की तीनों डिटरमिनेंट इक्वल है। तो सबसे पहले सबका अलग अलग नामकरण कर लेते हैं। सो इसका नाम रखता हूं मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 रख दिया। इसका नाम रखता हूं B1 C1 A1 B2 C2, यहाँ पर क्या है A2 और B3 C3 और A3 हो जाएगा। सो पहले B को देख लेते हैं, B को अपन A में क्या बना सकते हैं। तो आप लोग क्या करो, किन्हीं दो रो को चेंज करता हूँ। तो किन्हीं दो रो को चेंज करते हैं, मान लो इसको इंटरचेंज करते हैं, B1 मेरा वैसे, B2 मेरा वैसे, B3 मेरा वैसे, इन दोनों को इंटरचेंज किया मतलब C3 चेंज, कॉलम को चेंज करें, C3 चेंजेस टू C2, तो C3 चेंज C2 को चेंज कर तो A1 यहाँ पे आ जाएगा, A2 यहाँ पर, A3 यहाँ पर और C1 C2 और C3। और आप लोग को पता हो किन्हीं दो रो को चेंज करते तो वैल्यू सेम होती है, बस नेगेटिव साइन आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगेन अपन क्या करेंगे, किन्हीं दोनों कॉलम को चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पर अभी तक पोजीशन सेम नहीं हो, C1 C2 C3 सही है, अब इन दोनों को इंटरचेंज करना बाकी। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं चेंज कर दूंगा, C1 को इंटरचेंज कर दूंगा C2 के साथ। सो B डिटरमिनेंट जो बनेगा, देखो पहले से माइनस था, अब वापस से एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी कि किन्हीं दो रो को चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पर मिलेगा मुझे A1 A2 और A3, यहाँ मिलेगा B1 B2 और B3 और यहाँ मिल जाएगा C1 C2 और C3। सो अब डाल देता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग देखोगे तो ये क्या, इसको नहीं डालता, इसके बाद वाले स्टेप में मैं डालूंगा। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो मुझे जो फाइनली जो डिटरमिनेंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है यही वाला, दिख रहा है आप लोग को। इसे क्लोन कर लेता हूँ और एक दफ़ा फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। सो इस तरीके से आप लोग को ये B की वैल्यू मिल चुकी है। ये समझ में आया B। अब जैसे आप लोग ने B को सॉल्व किया, सिमिलरली आप लोग C को भी सॉल्व कर लो। सो अब इसका नाम रख दिया अपन C, इसका नाम है C1 A1 B1 C2 A2 B2 C3 A3 और B3। तो स्टेप 1 आप लोग क्या करेंगे मालूम है, किन्हीं दो रो को चेंज कर दो। तो पहले मैं इन दोनों को चेंज करता हूँ, C1 चेंजेस टू C2, सो ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। A1 A2 A3 मिलेगा, C1 C2 C3 मिलेगा और B1 B2 B3 मिलेगा। अब इन दोनों को चेंज कर दो, तो जैसे दो रोज कॉलम को चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक और माइनस बना जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये जगह A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ मिल जाएगा C1 C2 C3, क्योंकि अपन ने किन्हीं दो रो या फिर कॉलम को चेंज किया। जब भी किन्हीं दो रो को कॉलम को चेंज करते बाहर एक माइनस आता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। सो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया। अब देखो इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा और इक्वेशन 3 यहाँ पर अपन ने बनाया हुआ। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, जो कि दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा हो, लेकिन सॉल्व करना बड़ा ही ईजी है। अब आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो कि सिंपल तो है लेकिन थोड़ा सा लेंदी जरूर है। सो इसे आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो मैं आप लोग को हेल्प कर सकता हूँ। आप लोगों को क्या करना मालूम है, स्टेप 1 में यहाँ पर x को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, फिर दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो आपको नए दो डिटरमिनेंट्स मिलेंगे और पहला डिटरमिनेंट जो होगा, देखो मैं आप लोग को एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, आप लोग को चाहिए तो एलजे से स्टार्ट करता हूँ। सो 1 1 1 है, यहाँ पर yz है, zx है और xz है, सॉरी xy है। उसके बाद y प्लस z है, z प्लस x है और x प्लस y। ठीक है यहाँ तक। सो यहाँ पर पहला स्टेप जो होगा ना, आप लोग को यही डिटरमिनेंट वापस से उठा के लिखना है, लगभग वही लिखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को एडजस्टमेंट करना होगा, वो क्या मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एग्जैक्टली वही डिटरमिनेंट मैंने वहाँ पे उठा के लिखा, बस यहाँ पे चेंज क्या करा, देखो ध्यान देना। इसको थोड़ा सा दूर करता हूँ, थोड़ा दूर कर देता हूँ। अब देखो इसमें क्या मिसिंग है, सो इसमें मिसिंग है x। सो मैं x को ऐड करता हूँ, बैलेंस करने के लिए x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सेम टू सेम यहाँ पर क्या मिसिंग है, y, तो y को ऐड करता हूँ, बैलेंस करने के लिए y को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है z, z को ऐड करता हूँ, बैलेंस करने के लिए z को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो अब देखो कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट को अपन दो पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, तो पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। सो इसे दो पार्ट में अपन स्प्लिट कर सकते हैं। अदर दो कॉलम सेम ही रहेंगे, बस चेंज होगा ये लास्ट वाला कॉलम। सो इसे ऐसे लिखेंगे 1 1 1, ये yz xzx और xy वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखा जाएगा तो ये y प्लस जेड प्लस एक्स इज नथिंग बट x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी मिल जाएगा z प्लस एक्स प्लस वाई मिल जाएगा।
और इस वाले चीज़ को अपन सेपरेट करके लिख देंगे इस तरीके से 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई और जेड माइनस जेड, इस तरीके से लिख देंगे। अब आप लोग देखोगे तो ये टर्म एग्जैक्टली तीनों, ये देखो तीनों में कॉमन है। सो अगर जैसे ही ब्रैकेट के बाहर अगर मैं इसको लेता हूँ, सो x प्लस वाई प्लस जेड जो बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट के, यहाँ मिलेगा मुझे 1 1 1, यहाँ मिलेगा वाई जेड और वाई जेड, और यहाँ भी मिल जाएगा मुझे 1 1 1। ठीक है, अब आगे चलेंगे, लिखते हैं प्लस, तो प्लस लिख देता हूँ। इसके बाद चलेंगे लिखेंगे 1 1 1, यहाँ लिखेंगे वाई जेड, यहाँ पे लिखता हूँ जेड एक्स, और यहाँ पे क्या कर दूंगा एक्स वाई कर दूंगा। सो अब यहाँ पे लिखता हूँ माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ठीक है, अब आप लोग को एक और चीज देखनी है, यहाँ पे दो कॉलम सेम एग्जैक्टली, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना 0 और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो गायब। तो यहाँ बचेगा 1 1 1 वाई जेड एक्स एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। सो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? सो अगला स्टेप आप लोग को थोड़ा दिमाग लगा के करना है। देखो ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है और ये एक्स वाई। सो इसको मुझे क्या बनाना है बच्चों? मुझे बनाना है एक्स वाई जेड। क्या बनाना है? एक्स वाई जेड। सो मैं क्या करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, इसमें भी मैं किससे मल्टीप्लाई, जेड से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। तो जो वही चीज़ करनी है, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, सिर्फ यही टर्म के साथ नहीं करेंगे, पूरे रो के साथ कर सकते हैं। सो पूरे रो के साथ आप लोग को वही चीज़ करनी है और देखना आप लोग को स्टेप क्या मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग पहले रो में करो, सेम चीज़ आप लोग क्या करेंगे सेकंड रो में करेंगे, और उसी तरीके से आप लोग थर्ड रो में भी सेम चीज़ अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फिर आप लोग को देखना आप लोग का नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या सही आंसर दे रहा है आप लोग को, और अगर आंसर मिल रहा होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने सही स्टेप उठाया हुआ है। सब वही करना है, एक्स 1/x। देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं पर भी एरर ना होने पाए। और एक चीज़ और ये कर सकते हैं अपन, सब में से माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग चाहे तो माइनस को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा वाई जेड, यहाँ पे बचेगा जेड एक्स, और यहाँ बचेगा एक्स जेड, यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड। अब अगले स्टेप में देखो क्या करता हूँ मैं, इस पूरे रो को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे? x से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पूरे को y से, इस पूरे को z से। देखो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर चाहिए था मिल जाएगा, यहाँ y स्क्वायर चाहिए था मिल जाएगा, यहाँ z स्क्वायर चाहिए था मिल जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, पूरे रो को 1/x और क्या इसको मल्टीप्लाई करूँ, रो 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/x से, तो रो 1 चेंजेस टू 1/x मल्टीप्लाई बाय रो 1, रो 2 चेंजेस टू 1/y मल्टीप्लाई बाय रो 2, एंड रो 3 मतलब 1/y मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर रहे हैं यहाँ पर, और रो 3 चेंजेस टू 1/y मल्टीप्लाई बाय रो 3। सो ये किया, और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ अपन क्या करेंगे बच्चों, उसे बैलेंस करने के लिए अपन डिवाइड भी कर लेंगे। तो यही चीज़ अपन कॉमन निकाल लेंगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ, सो पूरे रो को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पूरे रो को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/x है। सो क्या मिलेगा, अब देखो मैं उसी चीज़ को यहाँ पर बैलेंस करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझा मैं क्या कर रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला। सो यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा, देखो कैसे होता है। सो यहाँ पर मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान देना, अभी नेक्स्ट स्टेप समझ में आ जाएगा आप लोग को। पहले स्टेप में देखो, इसको सबसे पहले मैं 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। सो 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सेम टू सेम इसे भी 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, और इसे भी 1/x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। तो पहले से यहाँ पर x था, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है। सेम यहाँ पर क्या करूँगा, 1/y से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और यहाँ पर क्या था 1, यहाँ पर भी 1/y मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर पहले से क्या है zx है, और यहाँ पर भी क्या है 1/y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर पहले से क्या है y। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है z है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/z से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर 1/z से मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पर भी 1/z से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप नोटिस करना, इस पूरे रो में से 1/x बाहर निकाल सकता हूँ, और माइनस तो पहले से है। इस पूरे रो में से 1/y बाहर निकाल सकता हूँ, और इस पूरे रो में से 1/z बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ बचेगा x, y और z, यहाँ बचेगा x y z, यहाँ बचेगा देखो 1/x बाहर, यहाँ बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखो तो ये x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई बाय z x y z हो जाएगा, और इस पूरे रो में से x y z कॉमन निकालूंगा। सो अगले स्लाइड पे आपको ये देखने मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पे पहले से 1/x y z है, और सेकंड कॉलम में से मैं पूरे कॉलम में से x y z को कॉमन निकाल रहा हूँ। जैसे बाहर आएगा x y z, यहाँ पर तो अपना x y और z बचा, यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर है।
ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखोगे तो ये XYZ कैंसिल। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो, हमें चाहिए कि ये 1 1 1 जो बीच में आ रहा है ना वो आगे आ जाए। सो अपन किन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, किन्हीं दो रो को इंटरचेंज। अब वो दो रो कौन से होंगे, फर्स्ट सॉरी किन्हीं दो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। सो वो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। जैसे इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे पहले से माइनस है, जब इंटरचेंज करते हो -1 एक और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1 XYZ, और यहाँ मिलेगा आप लोग को x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो ये -1 + 1 1 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 1 1 1 x y और z, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग को आपके LHS की वैल्यू मिल जाती है, जो कि आप लोग के एग्जैक्टली RHS के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मस्त सा क्वेश्चन था। 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है और आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। एक दो क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर छोड़े वो आप लोग को ट्राई जरूर करना है, और किसी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन बात करें कुछ और नए फंडों, कुछ और नई चीज़ें और कुछ और नए कंसेप्ट की, जो कि अपने अगले एक्सरसाइज में आने वाला है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।